हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3 हमारा चल रहा है। जर्नल एंट्री हम के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने बोले क्वेश्चन नंबर 13 पर जो है कुछ एक ट्रांजेक्शन हमने किया था, बस 13 को स्टार्ट ही किया था। चलिए, तो अब हम 13 नंबर क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो हेमा ने जो है वो बिज़नेस स्टार्ट किया था। यहाँ पर जो भी रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए बिजनेस में कैश आया, डेबिट पार्ट कम्स इन, और कैपिटल जो है वो पर्सनल अकाउंट होता है, तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हमने कैपिटल को क्रेडिट किया। मॉडर्न अप्रोच से डेबिट जो होता है, एसेट जो होता है, अगर वो बढ़ता है बिजनेस में तो उसे हम डेबिट करते हैं, और लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी होता है, इसीलिए कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट किए, एसेट जो है वो बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं, इसलिए कैश को हमने डेबिट किया। चलो, ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन फर्स्ट। इसके बाद है 2 तारीख, 2 दिसंबर का क्या है, बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको चलना है। ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे मान लो 3 तारीख का ट्रांजेक्शन है तो पहले 3 तारीख फिर 2 तारीख, इस ऑर्डर में आप नहीं करोगे, आपका गलत हो जाएगा, मार्क्स भी कटेगा एग्जाम में। तो 2 तारीख का क्या कहता है, बोलता है ओपन अ बैंक अकाउंट विथ SBI, और 30,000 रुपये जमा भी किया गया। चलिए, तो अब क्या कहता है, ध्यान से समझोगे। बिजनेस ने एक बैंक अकाउंट SBI में ओपन किया, और देखिए बिजनेस में क्या आया होगा, तो बिजनेस में 1 लाख रुपये अभी कैश आया है, 1 लाख है, जिसमें से 30,000 रुपये क्या किया गया, SBI में डिपॉजिट किया गया। ओपन अ बैंक अकाउंट यानी एक बैंक अकाउंट ओपन किया गया है बिजनेस का। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा है, आप ये सोच रहे हो कि भाई बैंक अकाउंट जो ओपन किया गया है किसका है। यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, वो आपका बिजनेस से ही रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ऐसा कोई फालतू सा ट्रांजेक्शन नहीं होगा जो ऑनर का पर्सनल होगा। अगर ऑनर का कोई पर्सनल ट्रांजेक्शन को देता है तो जाहिर सी बात है हम उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम सारे ट्रांजेक्शन जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रांजेक्शन होता है, यानी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होता है, बस हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी ऑनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, है ना। तो सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब है, तो हम सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट जो ओपन किया गया है वो बिजनेस का बैंक अकाउंट ओपन किया गया है SBI में, और 30,000 रुपये जमा किया गया है। तो 1 लाख है, जिसमें से कितना कैश घट गया, 30,000 बिजनेस का कैश घट गया। तो देखिए इसको थोड़ा हटाते हैं हम, क्योंकि इससे मतलब है नहीं हमको ऑनर से, हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो देखिए बिजनेस का यहाँ पे हम थोड़ा बाहर लिखते हैं, बिजनेस का कैश बैलेंस घट गया, और ये जो कैश बैलेंस है यहाँ से डिपॉजिट किया गया 30,000 रुपये, यहाँ पर ओपन किया गया, तो हम क्या किया गया होगा, पैसा डिपॉजिट किया गया 30,000 रुपये, बैंक अकाउंट खोला और खोल करके 30,000 रुपये इसमें डिपॉजिट किया गया। तो कैश बैलेंस बिजनेस का क्या हुआ, घट गया, और बैंक बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पर बैंक बैलेंस क्या हुआ, बढ़ गया। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, बैंक बैलेंस भी एसेट है। तो देखिए जब एसेट बढ़ता है, यानी बैंक बैलेंस जब बढ़ गया, तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, इसीलिए बैंक अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट किया। क्लियर है। और बिजनेस का क्या हुआ, कैश बैलेंस कम हो गया, बिजनेस का कैश बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो एसेट कम हो गया। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना, 30,000 रुपीज़, यहाँ पर ये एंट्री होगा। बैंक अकाउंट ओपन करने का मतलब होगा कि बैंक अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा ही डिपॉजिट किया गया है, 30,000 रुपया ही डिपॉजिट किया गया उसमें। क्लियर है बात। तो बैंक टू कैश। अब 5,000 रुपया निकाल लेंगे इसमें से, तब क्या होगा आपका, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, उल्टा कर देना। जब कैश बुक बनाएंगे तो ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री होगा। खैर अब ये सब छोड़िए। इसके बाद क्या है, 4 तारीख का ट्रांजेक्शन क्या कहता है, परचेज गुड्स फ्रॉम आशु। आशु से यहाँ पे क्या किया गया है, गुड्स परचेज किया गया है, और कुछ कह रहा है नहीं, कुछ भी नहीं कह रहा है कि आपको आशु को पेमेंट किया गया है या कैश में परचेज किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इसका मतलब है कि उधार में जो है ये सामान परचेज किया गया है।
आंसू से गुड्स परचेज किया गया है बिजनेस में, गुड्स आया बिजनेस में, लेकिन हम क्या लिखते हैं, गुड्स जब परचेज करते हैं तो गुड्स को हम परचेज वर्ड से लिखते हैं, है ना। जब एसेट खरीदते तो एसेट का नाम लिखेंगे, गुड्स खरीदेंगे तो परचेज वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखें परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का खरीदा गया है, 20,000 रुपये का जो है यहाँ पर परचेज किया गया है। किससे परचेज किया गया है, गिवर कौन है, आशु। तो बिजनेस के हिसाब से बिजनेस में क्या आया, गुड्स आया, डेबिट पार्ट कम्स इन, इसलिए हम परचेज को डेबिट किए। बिजनेस के हिसाब से सोचिए, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, गिवर कौन है, आशु है, तो क्रेडिट द गिवर, आशु को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। आशु को क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पर अमाउंट हो गया आपका 20,000 रुपीज़। ये हो गया आपका। चलिए अगला ट्रांजैक्शन 6 तारीख का है। सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश। यहाँ पर जो है सामान बेचा गया है राहुल को, और कैसे बेचा गया है, तो कैश में बेचा गया है। और कितने का बेचा गया है, 15,000 रुपये का बेचा गया है। चलो यहाँ पर अब जो 20,000 का सामान है, या पहले से भी स्टॉक मेंटेन होगा, क्योंकि नया बिजनेस आपको यहाँ पर है, तो 20,000 का भी स्टॉक दिख रहा है, जिसमें से कितना है, 15,000 का जो सामान है वो बेचा गया है आपका, किसे, राहुल को। तो बिजनेस से सामान गया, गुड्स गया, बिजनेस से क्या गया, गुड्स सेल किए। जब परचेज करते हैं गुड्स को तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, डेबिट पार्ट कम्स इन। अब जा रहा है गुड्स, स्टॉक कम होने के सेंस में हम गुड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे। जब एसेट बेचते तो एसेट का यहाँ पर नाम लिखते हैं। मान लीजिए कि मशीनरी बेचते कैश में, तो कैश टू मशीनरी। फर्नीचर बेचते तो कैश टू फर्नीचर। अगर बिल्डिंग बेचते तो कैश टू बिल्डिंग, ये हम लिखते हैं, यहाँ पर एसेट का नाम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गुड्स बेच रहे हैं तो खरीदने के लिए परचेज वर्ड का, और बेचने के लिए गुड्स की जगह पर सेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सेल्स होगा यहाँ पर। तो कितने का बेचा गया, 15,000 का। तो सबसे पहले सेल्स को तो आप क्रेडिट कर दोगे। अब चाहे उधार में बेचे चाहे कैश में बेचे, सेल्स क्रेडिट होगा 15,000 रुपये से। उधार में बेचे 15,000 का तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 का, अगर कैश में बेचे तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट 15,000 का। अब बताइए यहाँ पर क्या कहता है कि राहुल को बेचा गया लेकिन कैश में बेचा गया, तो कैश बिजनेस में क्या हो गया, आ गया, डेबिट पार्ट कम्स इन। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हमको राहुल से क्या मतलब है, राहुल ने तो पैसा दे दिया है ना। तो बिजनेस को सिर्फ कैश से मतलब है, सामान बेचा और कैश आ गया, बिजनेस का काम खत्म। किसे बेचा गया उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये इसका एंट्री बनेगा। इसको ऐसा भी लिख सकता था कैश सेल्स। अगर सिर्फ लिख देता कैश सेल्स 15,000 तो भी आप क्या बनाते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसका मतलब ही होता है कि आपने सामान गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अपने सामान जो है कैश में बेचा है। तो एक ही बात को अलग अलग तरीके से कहेगा। जैसे यहाँ पर आपका कहा गया है सोल्ड गुड्स टू राहुल फॉर कैश, कैश टू सेल्स, सीधा ट्रांजेक्शन में था कैश सेल्स 15,000, तो कैश टू सेल्स 15,000, और गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000 तो भी होता है आपका क्या, कैश टू सेल्स। एकदम यही होगा आपका, है ना। चलिए, तो गुड्स गया बिजनेस से, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, कैश आया, तो यहाँ पर डेबिट पार्ट कम्स इन, है ना, ये बनेगा। चलो 6 तारीख के बाद 10 तारीख का ट्रांजेक्शन है आपका। क्या कहता है 10 तारीख का ट्रांजेक्शन आपका, बाउट गुड्स फ्रॉम तारा फॉर कैश। अब सामान जो है वो कितने का परचेज किया गया है, ये है आपका अमाउंट 40,000 रुपये का, और किससे, तारा से परचेज किया गया है। परचेज किया गया है, सेल नहीं किया गया है। इस बार क्या किया गया है, परचेज किया गया है, तारा से परचेज किया गया है सामान। तो गुड्स आया, डेबिट पार्ट कम्स इन, लेकिन नाम क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
और 40,000 का, और क्या लिखता है, 40,000 का खरीदा गया है और लिखता है फॉर कैश, कैश में परचेज किया गया। तो ये है आपका तारा। लेकिन तारा से जब हमने परचेज किया तो बिजनेस ने साथ ही साथ कैश भी पे कर दिया, तो इससे मतलब ही नहीं है कि हमने किससे परचेज किया। तारा का नाम लिख दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है यहाँ पर तारा का नाम लिखना भी। अगर आप सीधा परचेस कर रहे हो तो गुड्स परचेस फॉर कैश, डायरेक्ट ऐसा भी ट्रांजेक्शन होता तो आप क्या लिखते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस से क्या आया और बिजनेस से क्या गया, तो बिजनेस में गुड्स आया, परचेस अकाउंट डेबिट, बिजनेस ने क्या गया, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 40,000 रुपीज़ से। आप एक बात यहाँ पर समझो कि जब आप सामान उधार में, जैसे आप दुकान में खरीदने जाते हो कोई भी सामान, तो मान लो कि एक पानी का बॉटल ही खरीदते हो 20 रुपये का, तो आप क्या करते हो कि आपने बोला कि अंकल आप 20 रुपये का पानी का एक बॉटल दो, आपको बॉटल देता है, आप 20 रुपये दे दिए उनको, तो क्या आपका नाम पूछने जाते हैं? नाम से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करने से और कैश रिसीव करने से मतलब है कस्टमर से, और कस्टमर से उनको एज सच कोई लेना देना नहीं है, बस उनका सामान बिकना चाहिए और कैश रिसीव होना चाहिए, इससे मतलब है। इसीलिए यहाँ पर जब भी सामान बिकता है तो कैश क्रेडिट, और क्या होता है यहाँ पर, अगर कैश दे दिया सामने में तो कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं। लेकिन अगर उधार में आप खरीदोगे तब ज़रूर आपका जो है वो जो शॉपकीपर है वो आपका नाम पूछेगा कि आपका नाम क्या है, और अपने जो ट्रस्टी कस्टमर होंगे जिन पे वो उनको ट्रस्ट होगा उन्हीं को उधार में वो सामान बेचेंगे भी। तो उस केस में कस्टमर का जो नाम होता है वो हम लिखते हैं, कस्टमर का नाम जो होता है कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल होता है, या फिर हम इसको डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स भी लिख सकते हैं अगर कस्टमर का नाम दिया हुआ नहीं है तो। क्लियर है बात, ये बात है। सेम चीज़ परचेज में भी है। जब बिजनेस परचेज कर रहा है और कैश पेमेंट कर रहा है तो किससे परचेज किया उसके नाम को रिकॉर्ड करने से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। परचेज आया, गुड्स आ गया, सामान में आ गया, ख़त्म बात है। कैश पेमेंट हो गया तो सामने वाले तारा से बिजनेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर यही उधार में परचेज क्या होता तब लिखते हैं परचेज टू तारा। तारा का अगर नाम नहीं दिया रहता तो यहाँ पर लिखते परचेज टू क्रेडिटर 40,000, क्योंकि तारा कौन है, क्रेडिटर होता। कब, जब आपको तारा से बिजनेस ने उधार में परचेज किया होता तब। तो ये एंट्री बनेगा आपका। ये बात आप समझोगे तो फटाफट एंट्री बनता जाएगा। 10 तारीख का ट्रांजेक्शन। अब है 13 तारीख का। क्या कहता है, सोल्ड गुड्स टू सुमन। यहाँ पर जो है सुमन को 20,000 रुपये का सामान बेचा गया है, ठीक है ना। सुमन को 20,000 रुपये का सामान बेचा गया है और आगे कुछ भी नहीं लिखता है। डेट है आपका 13 दिसंबर। सुमन को सामान किसको बेचा गया है, ये है बिजनेस, और सुमन को सामान बेचा गया है, बिजनेस ने सामान बेचा है। कहीं भी नहीं बोला है कि कैश में बेचा है, या ये भी नहीं बोला है कि क्रेडिट में बेचा है, बोल दिया सुमन को बेचा है, ठीक है। अगर सुमन को बेचा गया है, नाम ले लिया गया है ट्रांजैक्शन में, तो इसका मतलब है कि उधार में ही बेचा गया होगा। अगर कैश में बेचा जाता तो ज़रूर लिख देता कैश, ठीक है ना। यहाँ पर तो यहाँ पर सुमन को बेचा गया है, तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, वो कौन है, रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर, हमने सुमन को डेबिट कर दिया और बिजनेस का सामान बेचा गया है तो सेल्स अकाउंट ही क्रेडिट होगा। गुड्स गया बिजनेस से तो सेल्स अकाउंट ही क्रेडिट होगा। ये कैश में भी बेचा जाएगा तब भी सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, आपका उधार में भी बेचा जाएगा तो भी सेल्स अकाउंट को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। कितने का सामान बेचा गया है, 20,000 रुपये का, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 20,000 रुपया, 20,000। चलिए, ये हो गया 13 तारीख का ट्रांजैक्शन। अगला ट्रांजैक्शन क्या है अब हम वो देखते हैं। 13 के बाद आपका है 16 तारीख का। रिसीव चेक फ्रॉम सुमन एंड डिस्काउंट अलाउड। 20,000 का सामान जो है बेचा गया है और एक चेक रिसीव किए हैं, ठीक है। एक चेक जो है वो रिसीव किया गया है फ्रॉम सुमन एंड डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर
जो है किया गया है, 16 तारीख को चेक रिसीव किया गया है, ठीक है, सुमन से। चलो, तो क्या एंट्री बनेगा, चेक रिसीव किया गया है सुमन से। अब आगे का ट्रांजैक्शन अगर आप देखोगे तो चेक रिसीव किया गया है, हम चेक इन हैंड अकाउंट को डेबिट करें या बैंक अकाउंट को डेबिट करें। तो देखिए 16 तारीख के बाद से आप हम ट्रांजैक्शन देखते हैं तो कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि जो है सुमन के चेक जो रिसीव हुआ है उसको बैंक में डिपॉजिट किया गया है। तो हम ये मानते हुए बनाएंगे कि सुमन से जो चेक रिसीव हुआ है, सुमन से जो चेक रिसीव हुआ है उसको सेम डे जो है हम बैंक में डिपॉजिट कर दिए, हम ये मानते हुए बनाएंगे। अगर अगला ट्रांजैक्शन 16 के बाद 17 या 18 को लिखता है कि जो सुमन से चेक रिसीव किया गया है उसे अगर बैंक में डिपॉजिट किया गया है, तब हम यहाँ लिखते हैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सुमन। लेकिन सुमन ने क्या किया है, यहाँ पर जो सामान उसको हम बेचे हैं तो सुमन हम बिजनेस को एक चेक दिया है और हम मानेंगे कि ये जो चेक दिया गया है वो सेम डे यानी 16 तारीख को ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। क्लियर है बात? तो देखिए, और डिस्काउंट भी उसे दिया गया है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, बताइए सुमन, ये सुमन है, सुमन ने चेक दिया तो सुमन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, गिवर कौन है, सुमन। कितना देना था, कितने से डेबिट था, 20,000 से, तो क्रेडिट कितना से करेंगे, 20,000 रुपये से ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन बोला गया है यहाँ पर कि डिस्काउंट दिया गया है उसे, है ना, तो यहाँ पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और कितने का डिस्काउंट दिया गया है, देखिए तो बुक में लिखता है कि 19,000 चेक रिसीव किया गया है, 19,500 रुपये का, 20,000 देना था और जो चेक रिसीव किया है बिजनेस ने सुमन से ये है 19,500 रुपये, और 19,500 को ही चेक को डिपॉजिट किया गया बैंक में, तो बैंक बैलेंस भी बढ़ा होगा 19,500 से, ठीक है। तो 19,500 से बैंक बैलेंस भी बढ़ा, जितने का चेक रिसीव होगा उतना ही तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना, ठीक है ना। अच्छा, डेबिट क्रेडिट तो मैच नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट डेबिट क्रेडिट को मैच करना चाहिए, नहीं मैच कर रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर डिस्काउंट बिजनेस ने सुमन को दिया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से हम डेबिट करेंगे किसको, 5,000, क्योंकि बिजनेस का नुकसान हुआ है यहाँ पर, और नाम क्या जाएगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, कितना से, 500 रुपया से। तो देखिए इधर भी डेबिट साइड भी 20,000 हो गया, क्रेडिट साइड भी 20,000 रुपये हो गए। तो ये एंट्री बनेगा आपका। देने वाला कौन, फिर से समझिए, सुमन। तो क्रेडिट द गिवर, यहाँ पर आया चेक आपका, चेक इन हैंड लिखते हैं। अगर नेक्स्ट डे अगर आपका लिखता ये चेक को डिपॉजिट किया गया है बैंक में, अगर ऐसा कहीं भी लिखता तो हम यहाँ पे लिखते चेक इन हैंड। लेकिन हम ये मानते हुए बना लेंगे कि ये चेक को सेम डे यानी 16 तारीख को ही डिपॉजिट कर दिया गया, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कितना से बढ़ जाएगा, कितने का चेक रिसीव हुआ, 19,500, और सेम डे डिपॉजिट किया गया होगा, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस भी 19,500 से बढ़ गया होगा। इसलिए बैंक अकाउंट को 19,500 से हमने डेबिट किया, क्योंकि बैंक बैलेंस कितना से बढ़ गया, 19,500 से, तो हमने 19,500 को डेबिट किया। सुमन से 20,000 रिसीव करना था, 500 रुपया हमने छोड़ दिया, उसे नहीं लिया उससे, तो बिजनेस को क्या हुआ, एक छोटा सा नुकसान हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट के रूल से हमने डेबिट किया 500 को, क्योंकि ये एक नुकसान है बिजनेस के लिए, और इधर लिखा हमने तो डेबिट किया हमने नॉमिनल अकाउंट के रूल से। क्लियर हो गया बात? तो ये एंट्री बनेगा। चलो, अब 16 के बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है आपका 20 तारीख का, उसको रिकॉर्ड करते हैं। चेक गिवन टू आंसू ऑन अकाउंट। देखिए, आंसू से बिजनेस ने उधार में परचेस किया था, कितने का, 20,000 रुपये का परचेस किया गया था, और कितना पेमेंट अभी दिया जा रहा है, फिलहाल 10,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है, चेक के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका एंट्री चलो हम लोग एक बना के यहाँ पे देख लेते हैं, फिर इसको हटाएंगे। देखो,
ये है आशु, और बिजनेस ने उधार में परचेस किया 20,000 रुपये का। नहीं किया, यहाँ पर देखो परचेस टू आशु 4 तारीख को क्या किया गया, उधार में परचेस किया गया। कितना तारीख को पेमेंट जा रहा है, अभी पहला आपका 20 तारीख का, आप यहाँ पे 20 दिसंबर को पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं। पेमेंट किया जा रहा है आशु को कितना, तो 10,000 रुपया पेमेंट किया जा रहा है ना। क्या किया जा रहा है, आशु को 10,000 रुपये पेमेंट किया जा रहा है। और कैसे पेमेंट किया जा रहा है आशु को, यहाँ पर लिखता है चेक गिवन टू आशु ऑन अकाउंट, चेक के थ्रू यहाँ पर दिया जा रहा है, चेक दे रहा है बिजनेस आशु को। तो 10,000 रुपये का एक चेक दिया गया है आशु को। तो यहाँ पर बताइए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, रिसीवर कौन है इस पेमेंट का, आशु। तो आशु को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, कितना, 10,000 रुपये से। और बिजनेस जैसे ही आप बिजनेस से चेक इशू करते हो या चेक देते हो तो आपका बैंक बैलेंस कम हो जाता है। जो वहाँ पर अकाउंटेंट बैठा हुआ है बिजनेस में, जो सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, अगर आप कैश बुक देखोगे तो जैसे ही चेक इशू किया गया है उसी तरीके से कैश बुक का क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड वो जो है रिकॉर्ड करता है, जो अकाउंटेंट है वो रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पर बिजनेस का क्या हुआ, बैंक बैलेंस कम हो गया क्योंकि चेक इशू किया गया है, चेक दिया गया है आशु को, पेमेंट किया गया है अपने क्रेडिटर को, बिजनेस ने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 10,000 रुपये का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट, कितना से, 10,000 रुपीज़ से। तो आशु डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 से, क्योंकि चेक के थ्रू जब पेमेंट किया गया है तो बैंक बैलेंस बिजनेस का कम हो जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अभी घट रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट द रिसीवर यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो गया, बिजनेस का जो है बैंक बैलेंस कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। इसका एंट्री बन गया आशु टू बैंक। चलो ये ट्रांजैक्शन आपका हो गया 20 तारीख का। अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, इन सबको हटाते हैं। चलिए पूरा साफ कर देते हैं हम इसको, इसके बाद हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे 20 तारीख के बाद वाले डेट से। क्या हो गया आपका, 22 तारीख का ट्रांजैक्शन है। क्या कहता है, रेंट पेड बाय चेक। ये तो सबसे आसान ट्रांजैक्शन है, रेंट पेड बाय चेक। 22 तारीख को रेंट पे किया गया। अब बिजनेस मान लो रेंट पे होगा तो रेंट पे करेगा, और रेंट पे कर रहा है कौन, बिजनेस पे कर रहा है रेंट। अब बताइए जो भी एक्सपेंसेस है बिजनेस का उसको हम नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर रेंट जो है ये क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, खर्च है। तो अगर एक्सपेंस है तो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा आपका नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे, लेकिन एक्सपेंस का नाम क्या है, तो एक्सपेंस का नाम रेंट है, इसलिए हम रेंट का यहाँ पे नाम लिखेंगे, एक्सपेंस का नाम लिखेंगे। अगर हम सिर्फ एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने रेंट दिया या सैलरी दिया या वेजेस दिया, आपने पता नहीं चलेगा, क्योंकि सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, ये सब कुछ क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। एडवर्टीजमेंट है, जो भी चीज़ है आपका क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या है, रेंट एक्सपेंस है, इसलिए हम रेंट का नाम लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमने डेबिट किया एक्सपेंस को यानी रेंट को, और रेंट जो आपने दिया अपने लैंडलॉर्ड को, मकान मालिक को, वो किसके थ्रू दिया, तो चेक के थ्रू। यहाँ क्या लिखता है, रेंट पेड बाय चेक, चेक के थ्रू यहाँ पर दिया है। तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है एसबीआई में, जो बैंक बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पर कितने का रेंट दिया गया है, 2,000 रुपीज़ का। क्लियर है बात। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ये होगा आपका। चेक दिया गया तो बिजनेस का बैंक बैलेंस जो होगा वो 2,000 से घट जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। 22 तारीख के बाद कितने का, कौन सा ट्रांजैक्शन है, 23 तारीख का है, डिपॉजिट इनटू बैंक। 23 तारीख का डिपॉजिट इनटू बैंक, अमाउंट हम देख लेते हैं कितना है,
10,000 रुपये का अमाउंट है जो कि बैंक में डिपॉजिट किया गया है। बहुत सिंपल है आपका, इसको तो हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। बिजनेस से 10,000 रुपया बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया गया। तो बिजनेस में जब पड़ा हुआ था तो ये कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ था, ठीक है। बिजनेस में जब ये था तो कैश के फॉर्म में था, यही कैश उठ करके बैंक में चला गया, तो ये बैंक अकाउंट में जो है बिजनेस का क्रेडिट कर दिया गया, यानी कि बिजनेस के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, बिजनेस के अकाउंट में डाला गया। चलो अब क्या एंट्री बनेगा, तो देखिए बिजनेस का कैश बैलेंस कम हो गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, इसलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। कैश बैलेंस कम हो गया बिजनेस का, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितना से, 10,000 से। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करें तो बिजनेस का ही बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सिंपल सा बात। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। सेम उल्टा चीज़ मान लीजिए 2,000 रुपये बिजनेस से बिजनेस के बैंक बैलेंस से, बिजनेस के अकाउंट से, जो बैंक अकाउंट है उससे निकाल के बिजनेस में 2,000 रुपये लाया गया, तब क्या एंट्री बनेगा, तब आपका बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। तो बैंक बैलेंस घटेगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, और अब ये जो बैंक बैलेंस घटा है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2,000 रुपये कैश आ जाएगा बिजनेस में, तो कैश बैलेंस बढ़ गया, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे कितना से, 2,000 से, और बैंक बैलेंस घट गया 2,000 से क्रेडिट कर देंगे, ये बनेगा बस सिंपल सा। फिलहाल डिपॉजिट किया गया है 2,000 रुपये 10,000 रुपये, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ये एंट्री बनेगा। ये हो गया आपका 23 तारीख का ट्रांजेक्शन। चलो अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है वो देखते हैं। कहता है मशीन परचेज फ्रॉम परिज्ञा से हमने क्या किया है, मशीन परचेज किया गया है, ठीक है। तो कितने का मशीन है आपका, 10,000 रुपये का मशीन परचेज किया गया है। कहीं भी नहीं लिखा गया है कि कैश में परचेज किया गया है, तो एंट्री बनेगा आपका क्या, तारीख देख लेते हैं, यह है आपका 25 तारीख का। बिजनेस में इस बार आपका क्या हुआ, मशीन आया है। एसेट आया है, एसेट का नाम लिखेंगे, गुड्स आता परचेज लिखते हैं, एसेट क्या है, मशीन है, तो मशीनरी अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया, कितने से है, 10,000 से है। अब अगर कैश में परचेज किया गया होता तो हम यहाँ पर टू कैश को क्रेडिट करते हैं, अगर यहाँ पर चेक के थ्रू पेमेंट किया गया होता तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखते हैं, और यहाँ पर साफ साफ जो है क्रेडिटर का नाम दे दिया गया है, कौन है, परिज्ञा, इससे परचेस किया गया है तो उससे उसका नाम लिखेंगे, ये है परिज्ञा, इससे उधार में मशीन परचेस किया गया है, तो बदले में कैश जो है 10,000 नियर फ्यूचर में चुकाना होगा 10,000 रुपये परिज्ञा को। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, बिजनेस के लिए क्रेडिटर हो गई। एक गुड्स का क्रेडिटर होता है, एक एसेट का क्रेडिटर होता है। क्रेडिटर तो क्रेडिटर, कुछ भी उधार में खरीदे, अगर उसके पैसा हमको चुकाना है, उधार में खरीदे हैं, तो सामने वाला मेरा क्रेडिटर है, चाहे हम गुड्स परचेज करें या कोई एसेट परचेज करें। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परिज्ञा यहाँ पर क्या होगा, एंट्री बनेगा 25 तारीख का, ठीक है। 26 तारीख को क्या है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, नाम ही लिख दिया कि कोई व्यापारिक खर्च है आपका, ट्रेड एक्सपेंसेस। तो 26 तारीख का ट्रेड एक्सपेंसेस है, यहाँ पे आप लिख दोगे ट्रेड एक्सपेंसेस, नॉमिनल अकाउंट के रूल से ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, कितना का है, ये है आपका 2,000 रुपये का, किसी का नाम नहीं दिया गया है, सीधा सीधी आपको बोला गया है कि ट्रेड में, व्यापार में खर्च किया गया है ना। तो एक्सपेंसेस है, डेबिट और एक्सपेंसेस, और जो खर्च किया होगा उसमें क्या दिया गया होगा, कैश दिया गया होगा। ये तो नहीं किया कहा गया कि चेक के थ्रू पेमेंट किया गया कोई भी ट्रेड एक्सपेंसेस। तो ट्रेड एक्सपेंसेस, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस नॉमिनल अकाउंट रूल से डेबिट कर दिए, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया रियल अकाउंट के रूल से। तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री आपका बनेगा। इसके बाद है चेक इशू टू परिज्ञा, चेक इशू किया गया है, और कितने का चेक इशू किया गया है, तो परिज्ञा को इस बार पूरा का पूरा पेमेंट दिया जा रहा है, चेक इशू कर दिया गया है।
कितना तारीख देख लो आप पहले। 28 तारीख का हो गया आपका, 28 तारीख। अब क्या है, परिज्ञा को पेमेंट दिया जा रहा है, कितना, 10,000, इसका एक चेक दिया जा रहा है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से परिज्ञा अकाउंट डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ पे को डेबिट करेंगे, कितना से, 10,000 से डेबिट द रिसीवर। चेक इशू किया गया है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 10,000 रुपीज़ से। लो, तो टोटल पेमेंट यहाँ पर हो गया 10,000 रुपीज़ 28 तारीख को। इसके बाद पेड टेलीफोन एक्सपेंसेस बाय चेक, यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेस को चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है। ठीक है, इसमें आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए। 29 आपका डेट है, 29 दिसंबर। टेलीफोन एक्सपेंसेस का नाम क्या है, टेलीफोन एक्सपेंस। टेलीफोन का जो बिल पेमेंट किया गया है तो टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ पर अकाउंट डेबिट करेंगे, ये एक्सपेंस का नाम हो गया। और चेक के थ्रू पेमेंट किया गया है तो बिजनेस का बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पर हो जाएगा बैंक, और अमाउंट है आपका 1200 रुपये, तो यहाँ पे लिख दो आप 1200 रुपये। ये एंट्री आपका बनेगा। लास्ट एंट्री जो है आपका क्या कहता है, पेड सैलरी, कितने तारीख का है ये है 31 तारीख का पेड सैलरी। बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को, अपने स्टाफ को सैलरी दिया है, तो बिजनेस के हिसाब से क्या है, एक्सपेंस है सैलरी, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू, अच्छा कैसे किया गया है, कुछ भी नहीं कहा गया, इसका तो मतलब कैश में किया गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट किया गया। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है आपका 4,500, 4,500 ये अमाउंट है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या था, रेंट भी आपका एक्सपेंस है, सैलरी भी आपका एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस भी आपका एक्सपेंस है, तो जितना भी एक्सपेंस है ये नॉमिनल अकाउंट के रूल से डेबिट हो जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को भी कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।